दोस्तों, भारत की आजादी के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किलें थी वो ये थी कि भारत से अलग जो राज्य थे उनका भारत में विलय कैसे कराया जाए, जिसमें कई बार रियासतों का भारत में विलय तो हुआ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे जो भारत का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसमें एक भूटान भी शामिल है, जिसके बारे में आपको भी कभी न कभी ये जरूर लगता होगा कि भारत के इतने करीब होने के बावजूद भी आखिर भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भूटान की जैसी संस्कृति वाले सिक्किम को तो भारत ने इतनी लड़ाइयां लड़के अपना हिस्सा बना लिया था, लेकिन भूटान के साथ भारत ने कोई भी सख्त रुख नहीं अपनाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों भूटान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया? आज के वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं। आजादी से पहले सिक्किम की जो स्थिति थी वही भूटान की थी। आजादी से पहले सिक्किम और भूटान ये दोनों ब्रिटिश राज के प्रोटेक्टेड स्टेट थे, यानी इन दोनों राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों को ब्रिटिश सरकार देखती थी। दोनों राज्यों में अलग अलग संधियों के चलते ये सिस्टम चलता था। सबसे पहले भारत और भूटान के रिलेशन की मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो भूटान और भारत के बीच पहली लड़ाई 1730 में हुई। बंगाल का एक इलाका कूच बिहार, जिसका बॉर्डर भूटान से लगता है, और उसी समय मुगलों की फौज ने इस इलाके पर आक्रमण कर दिया। इसीलिए कूच बिहार के राजा मदद मांगने भूटान पहुंच गए। भूटान ने मदद की और मुगल फौज को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन बदले में खुद कब्जा जमा कर बैठ गए, जिसके बाद भारत और बंगाल के इस इलाके पर 1760 तक भूटान का पूरा कंट्रोल हो चुका था। लेकिन 1772 में कूच बिहार में सत्ता के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक को भूटान राजशाही का सपोर्ट था, तो ऐसे में दूसरा धड़ा पहुंच गया उस समय भारत में ताजा आए अंग्रेजों के पास, जो अब तक बंगाल प्रेसिडेंसी पर कब्जा जमा चुके थे। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने भूटान की फौज को पीछे खदेड़ दिया और अब इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने कूच बिहार रियासत में अपना आदमी बैठाकर रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। इन सब के दौरान अंग्रेजों और भूटान के बीच कई झड़पें हुई, जिसके बाद एक समझौता हुआ जिसमें अंग्रेजों को भूटान में कारोबार का मौका मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलाकों को लेकर भूटान और अंग्रेज लड़ते रहे, जिसको खत्म करने के लिए 1824 में एक ब्रिटिश मिशन भूटान पहुंचा और उन्होंने भूटान के आगे व्यापार की पेशकश की। भूटान ने इसे इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे उनकी ऑटोनॉमी को खतरा हो सकता है। 1826 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोअर असम पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद भूटान के साथ तनाव और बढ़ गया। 1834 के आसपास एक और जंग हुई, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के द्वार इलाका, जो भूटान के अंदर था और टैक्स देने वाला इलाका था, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। आखिरकार 1864 में ब्रिटिश राज और भूटान के बीच जंग हुई। इस जंग का नतीजा निकला एक समझौते में। इस समझौते का नाम था सिंचुला की संधि। इस संधि के तहत असम और बंगाल के द्वार पर ब्रिटिश राज का कब्जा हो गया। बदले में भूटान को सालाना 50,000 की रकम मिली। ये वही इलाके थे जो भूटान की कमाई का जरिया थे। इसी दौर में एक और घटना हुई। तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज सिक्किम में थे। ऐसे में भूटान इन दोनों के बीच पिस रहा था। इसी दौरान एक नया लीडर फिल्म में आता है, जिसका नाम उगेन वांगचुक था। ऐसे में उगेन वांगचुक ही वो इंसान बना जिसने दोनों के बीच समझौता करवाने में रोल निभाया। इसी का नतीजा हुआ 1904 का एंग्लो तिब्बत सम्मेलन, जिससे तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच व्यापार समझौते की शुरुआत हुई और 1907 में उगेन वांगचुक भूटान के राजा बनाए गए। लेकिन अभी इस कहानी में चीन की एंट्री बाकी थी। 1904 के तिब्बत समझौते पर असर ये हुआ कि तिब्बत चीन की आंखों में चुभने लगा। चीन नहीं चाहता था कि तिब्बत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए, इसलिए 1910 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। चीन यही नहीं रुका, उसने भूटान, सिक्किम और नेपाल पर भी अपना दावा ठोक दिया और यहीं पर चीन से बचने के लिए भूटान ने साल 1910 में ब्रिटिश इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस संधि के तहत भूटान को चीन से बचाने की बात तय हुई और भूटान ने अपनी रक्षा और विदेश नीति ब्रिटिश राज के सुपुर्द कर दी। बदले में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वो भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे। सब कुछ सही चलता रहा। उगेन वांगचुक ने 1926 तक भूटान पर राज किया। अब इसके बाद जब भारत की आजादी का समय आ गया तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। ऐसे में भूटान और सिक्किम दोनों को डर था कि उन्हें भी बाकी रियासतों की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसलिए दोनों राज्यों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बाकी रियासतों से अलग है, उनकी संस्कृति और धर्म अलग है। भूटान ने 1910 में हुई संधि का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बाकी राज्यों के साथ ग्रुप न किया जाए।
क्योंकि 1910 की संधि के तहत उन्हें अपने इंटरनल फैसले खुद लेने का अधिकार था और वो यही आगे भी चाहते थे। जिसके बाद जून 1947 में भूटान की तरफ से एक खत लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा गया। इसमें कहा गया कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब भूटान और सिक्किम का सवाल उठा तो नेहरू ने स्वीकार किया कि सिक्किम और भूटान बाकी रियासतों की तरह नहीं है, बल्कि दोनों आजाद है और इन्हें भारत की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई है। जिसके बाद भूटान और भारत के बीच फरवरी 1948 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए, यानी जब तक आगे की राह तय न हो तब तक जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। इसके बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान को बातचीत के लिए भारत बुलाया। भूटान डेलीगेशन की तरफ से गोंजिम सोनम तोपगए दोरजी वार्ता में शामिल हुए। जिसके बाद पीएम नेहरू डेलीगेशन से मिलते हैं। नेहरू के साथ ये मीटिंग करीब 1 घंटे चली थी। मीटिंग के दर्ज मिनटों के अनुसार नेहरू कहते हैं कि वो भूटान के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना चाहते, इसलिए इसके तुरंत बाद इन्होंने भूटान डेलीगेशन के आगे 2 प्रस्ताव रख दिए। पहला प्रस्ताव था भूटान भारत में विलय हो जाए, इसके बाद उसे राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन उसकी खुद की इंटेग्रिटी बरकरार रहेगी। दूसरा ऑफर था भूटान भारत के साथ एक नया समझौता करे, जिसके तहत भूटान रक्षा, संचार और विदेश मामलों को भारत को सौंप दे। भूटान डेलीगेशन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो पहले रिटर्न में ये चाहते थे कि भूटान पर उनका दावा कायम रहेगा। इस मुद्दे पर बात इतनी बढ़ी कि एक बार तो भूटान डेलीगेशन बिना समझौते के वापस लौटने वाला था कि अंत में नेहरू इस बात पर राजी हुए कि संचार का क्षेत्र भूटान के पास ही रहेगा और भारत सिर्फ विदेश और रक्षा मामलों में भूटान को गाइड करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू का चीन प्रेम बना हुआ था, इसीलिए उन्हें चीन के भूटान में दखल का कोई अंदाजा नहीं था। दोनों देशों के बीच कुछ दिन चली बातचीत के बाद 9 अगस्त 1949 को भूटान और भारत के बीच एक समझौता हुआ। यही समझौता भारत और भूटान संबंधों की नींव बना। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को एक अलग देश के तौर पर स्वीकार किया जो भारत के सुरक्षा में रहेगा, यानी भूटान के विदेश मामले भारत के कहे अनुसार तय होंगे। जिसके बाद साल 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पहली बार भूटान के राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक को गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। साल 1958 में नेहरू खुद भूटान दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार अच्छे होते चले गए। शुरुआत में भूटान की तरफ से विदेश मामलों को भारत को सौंपने के लिए कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तब भूटान ने भारत को अपना फॉरेन अफेयर सौंपने को लेकर सेटिस्फाई हुआ। इसीलिए शुरुआत से भारत भूटान के डेवलपमेंट में मदद करता रहा। इसी कारण साल 1971 भूटान को यूएन की सदस्यता मिल गई, जिसके बाद धीरे धीरे भारत और भूटान के समझौते में बदलाव होते रहे और आखिरकार साल 2007 में भूटान पूरी तरह खुद पर डिपेंड हो गया, जबकि अब भूटान को भारत की राय लेने की जरूरत नहीं थी। इस तरह भारत में शामिल होकर भारत से भूटान हमेशा के लिए अलग हो गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।